हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 39 ऑन द टॉपिक ऑफ कमरुद्दीन केस 7075। इससे पहले हमने 3 केस और डिस्कस किए थे, पटना केस, कौसीजुरा केस और राजा नंद कुमार केस। ठीक है, तो हमने 30 अच्छे से डिस्कस किए थे। आप हमारे इंडियन लीगल हिस्ट्री की उसमें प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने 3 केस बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे। तो आज हम कमरुद्दीन केस डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस केस इज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस एज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ वाइटल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर द एक्ट्स ऑफ कंपनी सर्वेंट वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब कि ये जो केस है ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसके, मतलब कि इस केस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं। किस पर? इट रिफ्लेक्ट्स ऑन अ क्वेश्चन रिलेटिंग टू द जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का किस पर? कंपनी सर्वेंट, जो कंपनी सर्वेंट्स वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ द कलेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कंपनी के सर्वेंट है जो इन द कैपेसिटी ऑफ कलेक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, जो रेवेन्यू से रिलेटेड वर्क करते हैं, कलेक्टर कलेक्शन करते हैं जो रेवेन्यू का। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन था या नहीं था। ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे थे। तो ये केस इस वजह से हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस में आया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दी केस ऑफ कमरुद्दीन was on eye opener for disclosing the defective provisions of the regulating act due to which the Supreme Court and Supreme Council came into the conflict। मतलब कि इस केस में जो कमरुद्दीन केस है ये एक, मतलब कि इसने डिस्क्लोज किया था, ये एक आई ओपनर है। ठीक है, ये केस, और इसने डिस्क्लोज किए थे जो प्रोविजंस थे किसके? रेगुलेटिंग एक्ट हमने वीडियो बनाई है इस पर। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 ये एक्ट आया था और इसको हमने अच्छे से वीडियो को बनाया है, इसको देख लेना आप प्लेलिस्ट में जा करके। और इसने मतलब कि इसके अंदर जो डिफेक्टिव प्रोविजंस थे इस एक्ट में वो थे जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल थी उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में ही, क्योंकि इसके बाद में ही 7075 केस आया था 2 साल बाद। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के आने के बाद, उसके बाद 2 साल बाद ये केस आया था। तो ये इसी के अंडर में था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर। तो इसमें ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोविजंस आ गए थे रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें ये नहीं बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन क्या है, सुप्रीम काउंसिल की। तो इन दोनों में इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए थे। ठीक है, और अब हम इसके केस के बैकग्राउंड में चलते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? ठीक है, इसके बैकग्राउंड को अच्छे से समझते हैं हम। कमरुद्दीन केस डिस्प्लेज द फर्स्ट ओपन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम काउंसिल विद रिगार्ड्स टू द जुडिक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। मतलब कि जो कमरुद्दीन केस है इसने डिस्प्ले किया था, इसने मतलब कि ओपन किया था जो कॉन्फ्लिक्ट थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में ऑन द जुडिक्शन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। मतलब कि काफ़ी सब्जेक्ट्स थे जो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे थे किसके बीच में? सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में, जो गवर्नर जनरल काउंसिल भी बोलते हैं इसको, सुप्रीम काउंसिल को। ठीक है, तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गए थे और इसको डिस्प्ले किया था इसी केस ने। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे। मोर प्रिसाइजली ओवर द कोर्ट्स कंट्रोल ऑफ द दीवानी राइट्स, जो दीवानी राइट्स से कोर्ट्स कंट्रोल करती थी, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे थे। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड था ये केस का। अब हम चलते इसके केस के फैक्ट में, इसके क्या फैक्ट थे। ठीक है, इसकी स्टोरी के बारे में समझते थोड़ा सा। फैक्ट्स के उसको फैक्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फैक्ट को समझेंगे तो आपको इसकी स्टोरी भी समझ में आ जाएगी केस की। इसकी स्टोरी केस की क्या है? कमरुद्दीन वॉज होल्डर ऑफ सॉल्ट फार्म इन हुगली विच फॉल्स अंडर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर इन बंगाल। जो कमरुद्दीन है वो होल्डर है सॉल्ट फार्म का। ठीक है, एक सॉल्ट फार्म था, उसके अंदर कमरुद्दीन एक होल्डर था। मतलब कि ओनर नहीं था, वो एक होल्डर था। मतलब कि वहाँ की मतलब कि उसके पोजेशन में था, वो वहाँ का ओनर नहीं था। इन हुगली, मतलब कि हुगली में, हुगली एक प्लेस है, हुगली रिवर नहीं है, एक हुगली प्लेस है। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर। मिदनापुर एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक हुगली प्लेस है, जगह का नाम, उसका नाम हुगली है। ठीक है, इन बंगाल, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट होगी और बंगाल क्या है? प्रेसिडेंसी। तो बंगाल के अंदर एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्लेस है हुगली नाम का। ठीक है, तो वहाँ पर कमरुद्दीन होल्डर है सॉल्ट फार्म का। ऑन बिहाफ ऑफ कांत बाबू ही वॉज अ रियल फार्मर। मतलब कि जो कांत बाबू है, जो सॉल्ट फार्म था, इसका एक रियल ओनर था। ठीक है, इसके बिहार पर कमरुद्दीन वहाँ पर होल्डर था। ही वॉज अ रियल फार्मर, मतलब कि एक रियल फार्मर था यहाँ का।
He was in arrears of rent in 1775, to which Revenue Council of Calcutta issued an order to his committed to his prison without jail। मतलब कि जो 1775 में क्या हुआ था, ये केस तभी आया था 1775 में। जो वहाँ का होल्डर था कमलुद्दीन, उसके ऊपर वहाँ के जो मालिक था, कौन था, क्या नाम देखा था हमने, कांत बाबू ने कमलुद्दीन के ऊपर केस दर्ज किया। किस चीज़ के लिए? उसने अपना रेंट पे नहीं किया था, ठीक है, रेंट पे नहीं किया था। इस वजह से रिवेन्यू काउंसिल ऑफ कलकत्ता ने इशू किया ऑर्डर, किसके लिए? ताकि उसको जेल में डाला जाए, ठीक है, विदाउट बेल उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया गया, ठीक है, बाय द रिवेन्यू काउंसिल ऑफ कलकत्ता के ऑर्डर पर। ये हो गया हमारा फैक्ट। अब आगे फैक्ट्स को जानेंगे, कौन कौन से फैक्ट थे। ऑन दिस ही ऑब्टेन्ड अ रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट विद द कोर्ट गिविंग सर्टेन रीजन। मतलब कि कमलुद्दीन को जेल में डाल दिया गया था, तो फिर उसने ऑब्टेन की रिट हैबियस कॉर्पस, मतलब कि उसने हैबियस कॉर्पस के लिए उसने ऑब्टेन की रिट हैबियस कॉर्पस की फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू किया हैबियस कॉर्पस का, विद द कोर्ट गिव रीजन सर्टेन रीजन, मतलब कि उसने कुछ सर्टेन रीजन दिए। रिट आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट इशू करती है, और आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट इशू करती है रिट्स, ठीक है। तो उनकी पावर होती है मेन। रिट्स का 5 तरह की होती है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। वैसे मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आपको, हम आगे आने वाली वीडियो से में जानेंगे। आगे चलते हैं। इसने कुछ रीजन सर्टेन रीजंस दिए थे, मतलब कि जब इसने रिट इशू की थी हैबियस कॉर्पस की, ठीक है, इन केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, हैबियस कॉर्पस जब रिट कब इशू होती है? जब किसी व्यक्ति को विदाउट एनी रीजन उसको इम्प्रिजनमेंट में डाल दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसको छुपा दिया जाता है किसी पर्सन को, तो उसको कहा जाता है कि उसकी बॉडी को प्रेजेंट करो, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस का मतलब यही है। इसको मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बताया। इसकी काफ़ी ज़्यादा चारों रिट्स हैं, उसको हम अभी नहीं जानेंगे, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। देखते हैं इसकी रीज़न क्या था जब इसने रिट इशू किया था। इन केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड अकाउंट्स द डिफेंडेंट शुड बी प्रोवाइडेड बेल टिल द इंक्वायरी रिगार्डिंग हिज ऑब्लिगेशन टू पे वाज कंप्लीटेड एंड इज हेल्ड लायबल। मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिट इशू की थी हैबियस कॉर्पस की, तो उसने कुछ सर्टेन रीजन दिए थे इसके ऊपर। उसने कहा था कि अगर कोई डिस्प्यूटेड अकाउंट है केसेस का, मतलब कि कोई केस डिस्प्यूटेड में है और डिफेंडेंट है जो, उसको डिफेंडेंट शुड बी प्रोवाइडेड बेल, मतलब कि डिफेंडेंट को बेल प्रोवाइड की जाए टिल द इंक्वायरी रिगार्डिंग, मतलब कि जब तक इंक्वायरी चल रही है, जब तक इंक्वायरी खत्म नहीं हो जाती तब तक उसको बेल ग्रांट की जाए। हिज ऑब्लिगेशन टू पे वॉज कंप्लीटेड, मतलब कि तभी तो वो अपने पे, मतलब कि उसकी जो पेनल्टी होगी, कोई भी डैमेजेस होंगे वो तभी तो पे करेगा डिफेंडेंट, ठीक है, वो इंक्वायरी खत्म होने के बाद कंप्लीटेड एंड ही इज हेल्ड लायबल, वो तभी लायबल होगा जब उसके प्रूफ मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे, ठीक है, तब जाकर उसको लायबल ठहराया जाएगा। जब तक अगर लायबल नहीं ठहराया गया तो उसको बेल मिल जानी चाहिए। तो इसने अपने कुछ सर्टेन रीजन दिए थे अगर जब उसने हैबियस कॉर्पस की रिट इशू की थी, ठीक है। बट द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट लिसन टू द कोर्ट, लेकिन सुप्रीम काउंसिल डिड नॉट लिसन टू द कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल काउंसिल, उसने इस कोर्ट के जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था इसको नहीं सुना था, ठीक है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ये इसके जुडिक्शन में नहीं आता है। आगे देखते हैं। इंस्टेड द सुप्रीम काउंसिल रिगार्डेड दैट द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर इज द एनक्रोचमेंट टू द कंपनीज दीवानी, मतलब कि सुप्रीम काउंसिल ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कि तुम्हारा जो ऑर्डर है वो कंपनी दीवानी राइट के एंक्रोचमेंट कर रहा है, ठीक है, वो उल्लंघन कर रहा है। तो इसने सुप्रीम काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को यह कहा था, ठीक है, एज रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इज द इंक्रोचमेंट टू द कंपनीज दीवानी राइट। It said that the court has no right to interfere as there was no specific provisions in the regulating act which allowed to the court to do so। मतलब कि सुप्रीम काउंसिल ने कहा था सुप्रीम कोर्ट को तुम्हारा कोई राइट नहीं है, आप इसमें इंटरफेयर कर रहे हो, किसमें, इस पे, मतलब क्योंकि तुम्हारा जो राइट है वो नहीं बनता है किसके अंडर में, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में जो 1773 में आया था, उसके अंडर में तुमको कोई जुडिशन नहीं प्रोवाइड किया गया है कि तुम ऑर्डर इशू करो, कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं दिया गया है विच अलाउड द कोर्ट टू डू सो, ठीक है। इसमें ये कहा था सुप्रीम काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट को, द राइट वॉज सोलिली विद द Governor General Council and hence it is the breach of law on the grounds of exceeded jurisdiction according to the Supreme Council।
मतलब कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसने कहा था कि सिर्फ हम ही इस जुडिशन को यूज़ कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट इसको यूज़ नहीं कर सकती है। और जो इसने जुडिशन को के अंदर इसने एक्सीड किया है जुडिशन को, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसने एक ब्रीच ऑफ लॉ किया है, ठीक है, लॉ को ब्रीच किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम काउंसिल ने ये कहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम काउंसिल। आगे चलते हैं हम और इसके फैक्ट जानेंगे। The third member out of 4 from the council voted towards not obeying to the order of the Supreme Court। मतलब कि उस वक्त जो गवर्नर जनरल काउंसिल में कितने मेंबर थे? उसमें थे 4 मेंबर। उसमें से 3 मेंबर ने जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसको अभी नहीं किया था, उसको नहीं माना था, ठीक है। 4 मेंबर से 3 मेंबर ने, और एक मेंबर था जो वो कौन था? गवर्नर जनरल। देखते हैं उसको आगे क्या है। But the suggestion of the majority could not be put into practice because the Governor General Warren Hastings refused to support the proposed steps of the majority of the Supreme Court, as he did not want to favor the defiance of the court order, or more likely his close friend Justice Eliza Impe order। मतलब जो मेजोरिटी जो 3 काउंसिल के मेंबर थे, उनका सजेशन था कि जो मतलब कि वो जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था बिकॉज द गवर्नर जनरल वर नेक्स्ट। लेकिन जो मेजोरिटी थी उसने उसकी जो मेजोरिटी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें एक मेंबर था, कौन? गवर्नर जनरल। क्योंकि गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, उस टाइम में वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। उसने रिफ्यूज कर दिया था सपोर्ट करने से जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, ठीक है, जो स्टेप्स उठाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसको सपोर्ट करने से, मतलब कि उसके अगेंस्ट होने से मना कर दिया था, ठीक है। क्योंकि एज ही डिड नॉट वांट टू फेवर द डिफेंस ऑफ कोर्ट, क्योंकि जो देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, जस्टिस एलिजा इम्पे। उस वक्त जो वॉरेन हेस्टिंग थे और जो जस्टिस एलिजा इम्पे थे, वो दोनों क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। इस वजह से वो इसका जो स्टेप्स था, ठीक है, कोर्ट का, इस वजह से इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने फेवर नहीं किया अपनी काउंसिल को, ठीक है। अगर ये फेवर करते तो ये अगेंस्ट में जाता इनके। तो इस वजह से जो मेजोरिटी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई इनकी, ठीक है, और इन्होंने इसका ही साथ दिया। तो इसमें ये था, ठीक। एलिजा इम्पे हमने पहले भी पढ़ा था, वो सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? चीफ जस्टिस थे वे, एलिजा इम्पे। ये दोनों क्लोज फ्रेंड थे, इस वजह से इनकी जो मेजोरिटी थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो इनका जो ऑर्डर था वो सक्सेसफुल रहा। किसका ऑर्डर था? जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, किसके रिगार्डिंग? हैबियस कॉर्पस की रिट जो इशू की थी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में। तो आगे चलते हैं हम। समटाइम्स लेटर इट वॉज सीन दैट कमलुद्दीन वॉज अरेस्टेड अगेन। कुछ समय बाद जो कमलुद्दीन था उसको दोबारा फिर से अरेस्ट कर लिया गया, टू विच ही अगेन रिक्वायर्ड द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस फ्रॉम द कोर्ट एंड फाइनली वॉज डिस्चार्ज्ड बाय द कोर्ट। और उसने, कमलुद्दीन ने क्या करा, उसको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसने फिर से रिट इशू की, मतलब कि रिट की जरूरत पड़ी, और उसने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे मतलब कि मेरे को दोबारा फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिट इशू की हैबियस कॉर्पस की, ठीक है, और फाइनली वॉज डिस्चार्ज बाय द कोर्ट, और उसको फाइनली डिस्चार्ज कर दिया गया, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया। ये था इसमें। चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे इन लेटर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जस्टिफाइड द कोर्ट्स एक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ 2 ग्राउंड। मतलब कि जो चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे थे उन्होंने जो रिट इशू की थी फिर से दोबारा हैबियस कॉर्पस की, तो इन्होंने इसका फिर से रीज़न दिया, ठीक है, इन ए लेटर टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लेटर लिखकर दिया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो जस्टिफाई हो गई, ठीक है, उन्होंने ठीक समझा जो कोर्ट का एक्शन है वो ठीक है, ठीक है। और उन्होंने जो इसमें ग्राउंड्स लिखे थे, किसने? एलिजा एम्पे ने इसमें ग्राउंड्स लिखे थे लेटर में, वो टू ग्राउंड्स है। उसको देखते हैं जो 2 ग्राउंड्स क्या थे। पार्ट ऑफ यूजुअल प्रैक्टिस, मतलब कि चीफ जस्टिस एलिजा एम्पे ने कहा था कि ये हमारा पार्ट है, जो हमने ऑर्डर दिया है यूजुअल प्रैक्टिस में है हमारे, ठीक है। तो एलिजा एम्पे ने ये पहला ग्राउंड दिया था। दूसरा ग्राउंड क्या था? रिफ्यूजल ऑफ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ एज्यूमिंग जुडिशन ओवर रिवेन्यू केसेस एज। मतलब कि हम अगर रिफ्यूज़ करते हैं किसकी जुडिशन में जाने से, रिवेन्यू केसेस में, ठीक है, तो तब हमारा ऑर्डर मतलब कि उसके जुडिशन में नहीं आएगा। तो हमने उनको रिफ्यूज़ नहीं किया है, ठीक है, तो इस वजह से उनको एक्सेप्ट किया है, और एक्यूज्ड है जो उसमें, उसको मतलब कि जुडिशन प्रोवाइड की है हमने, ठीक है।
Impe further justified that the court did not interfere with the ordering and management of the revenue, but the collection of revenue was a different matter. मतलब कि जो इम्पे थे उन्होंने फर्दर आगे कहा कि जो कोर्ट ने जस्टिफाई किया है ऑर्डर, वो इंटरफेयर नहीं करता है किसी भी मैनेजमेंट ऑफ द रिवेन्यू, मतलब कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू वाज अ डिफरेंट मैटर, मतलब कि इनका जो कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू है वो डिफरेंट मैटर है और जो हमारा ऑर्डरिंग एंड मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है, तो इस वजह से हम अपने ऑर्डर इशू कर सकते हैं, तो ये हमारे जुडिशन में आता है। ठीक है, सेकंड इसका नेक्स्ट, ये तो हमारे हो ही गए थे दो पार्ट, ये से अलग है दोनों। ही asserted that the court would be guilty of breach of trust, मतलब कि जो सुप्रीम काउंसिल थी उसने एसर्ट किया था कि जो कोर्ट है उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को गिल्ट किया है। ठीक है, इफ़ इट डिस अप्रूव्ड डिनाइड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ वायलेंस एंड ऑपरेशन यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, अगर मतलब कि अगर वो डिसअप्रूव करती है, डिनाई करती हैं टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द वायलेंस एंड ऑपरेशन यूज्ड इन द कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू। ठीक है, तो इसमें ये था। अब हम ये हमारा केस का फैक्ट हो गए और हमने बैकग्राउंड को भी देख लिया, इस केस के कमरुद्दीन केस के बैकग्राउंड को भी देखा और इसके फैक्ट को भी देखा, तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अच्छे से। अब हम देखते हैं इसके कंक्लूजन में, इसका कंक्लूजन क्या था। इसका कंक्लूजन में क्या था, दिस केस बीइंग बैक्ड बाय अ फ्यू अदर सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम काउंसिल। तो इसमें कंक्लूजन निकल के आया था फर्स्ट लाइन में, कहा है कि इसमें जो ये केस था, इसने मतलब कि बताया है कि जो सुप्रीम काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट है, इन दोनों की जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। ठीक है, और इस वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं जुडिशन के बेसिस पर। ठीक है, which later on manifested up as more violent along with bringing out the inside work of Governor General Warren Hastings and Chief Justice Elizabeth, जो मतलब कि बाद में मैनिफेस्टेड एज अ वायलेंट अलॉन्ग ब्रिंगिंग आउट द इनसाइड वर्क ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, मतलब कि इसमें कहा कि जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे और जो चीफ जस्टिस एलिजाबेथ थे, दोनों के मतलब कि दोनों क्लोज फ्रेंड थे, इस वजह से दोनों ने मतलब कि आपस में फेवर किया, लेकिन इनकी जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी उसने ये इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, तो आगे चलकर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे इस वजह से, तो आगे चलकर तो चेंज हो गए थे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इस वजह से आगे चलकर भी ये इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज हुए थे। तो ये था इसका कंक्लूजन में, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अभी सभी वीडियोस नहीं देखे तो आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।